स्टूडेंट्स, आज की क्लास है आपके बालकों के व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। द मेथड्स ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो सबसे पहले इसमें 11 विधियाँ होती हैं। सबसे पहले होती है अंतर निरीक्षणात्मक विधि, दूसरी होती है अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, थर्ड प्रयोगात्मक विधि, चरित्र लेखन विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि, छठी है व्यक्ति इतिहास विधि, सातवीं है प्रश्नावली विधि, इसके नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि, नेक्स्ट प्रक्षेपण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और उपचारात्मक विधि। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ अंतर निरीक्षणात्मक विधि के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अंतर निरीक्षणात्मक विधि होती क्या है। यह वह पद्धति होती है, वह प्रोसेस है जिसमें बालक या कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को अध्ययन करता है और उसकी व्याख्या करता है। यह मनोविज्ञान की ही शाखाओं में पाई जाती है और अन्य विज्ञानों में यह पद्धति नहीं पाई जाती है। अब एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनका नाम टिचनर है, उन्होंने इस पद्धति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसमें बालक या कोई व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने स्वरूप को समझने का वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक प्रयास करता है। साइंटिफिकली इसको कोशिश करता है कि वो अपनी अनुभूतियों को समझें, किस तरह से अपना व्यक्तित्व बार बार सामने वाले को दिखा रहा है, तो वो उसके बारे में खुद ही निरीक्षण करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक क्रोधित बालक एक बच्चा है जो बहुत गुस्सा है, तो वो अपनी मानसिक अवस्था का पता लगाने के लिए अपने मन का अंतर निरीक्षण करता है और क्रोध जागृत करने जो उसके क्रोध को बढ़ा रहे हैं, ऐसे बाहरी उद्दीपक, ठीक है, से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपनी मानसिक क्रियाओं पर लगाता है। इस तरह की पद्धति मनोविज्ञान की मेन पद्धति है, जिसमें व्यक्ति अपने मन का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। बीएन झा ने लिखा है कि अंतर निरीक्षण स्वयं मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। जैसे कि आप जो ध्यान लगाते हैं, ठीक है, मेडिटेशन फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है कि हम अपना बाहर के जितने बाहरी जगत से और जितने भी क्रोध जगाने वाले या हमारी इच्छाओं को जगाने वाले जितने भी उद्दीपक हैं, ठीक है, स्टिमुलेटर्स जिसे कहते हैं, उनसे अपना ध्यान हटाकर अपने मन पर लगाते हैं, मानसिक क्रियाओं पर लगाते हैं और मन का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये वही प्रक्रिया होती है। अब इसमें बहुत सारे दोष भी होते हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है बालकों को। तो वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है मानसिक क्रियाओं का अस्पष्ट तथा अव्यक्त होना। कुछ प्रक्रिया इतनी अधिक अस्पष्ट होती हैं, अनक्लियर होती हैं और उनको पहचाना नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से अंतर निरीक्षण नहीं हो पाता है। ठीक है, वस्तुओं के निरीक्षण करने के इतना अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं कुछ बालक की मन की जो अस्पष्ट क्रियाएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना बड़ा कठिन हो जाता है। मानसिक क्रियाओं का चंचल तथा अस्थिर होना भी इस विधि में दोष होता है, क्योंकि जो प्रक्रियाएं चंचल होती हैं, मानसिक क्रियाएं लगातार बदलती रहती हैं, ठीक है, उनमें परिवर्तन होता रहता है, तो उसकी वजह से भी मन ध्यान केंद्रित करने में बहुत ही मुश्किल होती है। फिर बाहरी पदार्थों द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित होना, ठीक है, जो पदार्थ हैं, बाहरी पदार्थ हैं, जैसे कि कुछ भी जैसे कि कोई चीज़ हमें बहुत पसंद है, ठीक है, और हम ध्यान आकर्षित हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहरी ऐसी चीज़ है तो हमारा ध्यान भटका रही है। तो इस तरह की क्रियाओं से भी अंतर निरीक्षण प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है। अंतर निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क का 2 भागों में विभक्त हो जाना। जब मस्तिष्क 2 भागों में बढ़ जाता है तो ज्ञान और दृश्य जो दोनों का ही कार्यकर्ता क्या होता है, मस्तिष्क होता है। इस वजह से भी एक समय में जब मस्तिष्क 2 भागों में विभक्त हो जाएगा तो केंद्रित नहीं हो सकता, इसी वजह से यह अंतर निरीक्षण असंभव हो जाता है। फिर बाहरी वस्तुओं और मानसिक प्रक्रिया का एक साथ निरीक्षण असंभव।
जब हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहरी वस्तुओं से कुछ उत्पन्न मानसिक क्रिया ऐसी होती है जिसकी वजह से हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और वो मानसिक क्रिया विलुप्त हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंतर्निरीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान का आत्मगत एवं व्यक्तिगत होना। एक कठिनाई ये भी होती है कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वो बहुत ही आत्मगत पर्सनल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप, जिसकी वजह से हम वैज्ञानिक नियम नहीं बना सकते हैं इस ज्ञान के आधार पर, क्योंकि वो इतना पर्सनल होता है, हम किसी को बता ही नहीं सकते, कोई यकीन ही नहीं करेगा। इस वजह से वैज्ञानिक उसका कोई प्रूफ नहीं होता, जिस वजह से वैज्ञानिक नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक नियम तभी बनाए जा सकते हैं, साइंटिफिक प्रूफ तभी होता है जब उसका कोई प्रूफ हो, लेकिन जब वो इतना आत्मगत होगा, इतना पर्सनल होगा, जो उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो और किसी को नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो वैज्ञानिक नियम नहीं बनाए जा सकते। ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है इसकी। बच्चों, पागलों, मानसिक रोगियों तथा पशुओं पर इस पद्धति का प्रयोग असंभव। अब इसमें सबसे बड़ी और लास्ट ये कठिनाई है कि यह बच्चों, मानसिक रोगियों, पागलों और पशुओं पर भी प्रयोग नहीं किया जा सकती, क्योंकि इन सभी में मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने की क्षमता नहीं होती है। जब मानसिक प्रक्रिया निरीक्षित नहीं हो पाएंगी, केंद्रित नहीं हो पाएंगी, तो ये विधि इन सभी लोगों पर नहीं अपनाई जा सकती। तो ये तो था अंतर्निरीक्षणात्मक विधि। कल आपको अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए बस